भोपाल, यहाँ की गलियों में छिपी थी एक खतरनाक हकीकत। देश की सबसे बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री हमारे शहर में। यहां से पूरे देश में फैल रहा था नशे का जहर। कि माल की यहाँ के आसपास लाइन है तो यहाँ माल की है ना नीलबढ़ पे। शहर की हर गली में मौत का सौदा बिक रहा था। यहाँ सब कुछ मिलता है, जितना चाहिए उतना। क्विंटल से हमारी टीम ने अंदर घुसकर किया खतरनाक खुलासा। ओरिजिनल है माल कितनी चाहिए? स्टिंग ऑपरेशन में देखा कैसे भोपाल बना नशे का हब। कौन है इस रैकेट के पीछे और कैसे इस जहरीले खेल का हो रहा था संचालन। फिर भी अंदाज से 10 कुंटल। देखिए कैसे एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ने खोला भोपाल की इस ड्रग्स फैक्ट्री का काला सच। सफेद वाली क्या है? एमडी। सिर्फ एनडीटीवी एमपीसीजी पर उड़ता भोपाल। नमस्कार। भोपाल में देश की सबसे बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ तो उसके बाद एनडीटीवी की टीम ने 72 घंटों तक भोपाल की सड़कें छानी। जो पॉश इलाके हैं, 74 बंगले जहां मंत्री रहते हैं, आईएएस आईपीएस अफसर रहते हैं, वहां से लेकर पुराने भोपाल के इतवारा, मंगलवारा और फिर नए शहर की बिट्टन मार्केट जो पॉश कॉलोनी है, अरेरा कॉलोनी, उसके आसपास तक हर जगह नशे के ये सौदागर बेखौफ अपना कारोबार बेचते बढ़ाते हमारे कैमरे में कैद हुए। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भोपाल, जहां देश के सबसे बड़े ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा हुआ है, लेकिन सिर्फ फैक्ट्री नहीं, शहर की हर गली में फैले हुए हैं ड्रग्स के पेडलर जो खुलेआम ये कारोबार चला रहे हैं। एनडीटीवी ने भोपाल के द्वारा बुधवारा से लेकर मंत्रियों का ठिकाना 74 बंगले और पॉश बिट्टन मार्केट तक ड्रग्स की इस काली दुनिया को उजागर किया। ऐसी फैक्ट्री से निकलकर ये ड्रग्स भोपाल की सकरी गलियों में पहुंचती है, जहां पेडलर खुलेआम ड्रग्स बेचते हैं। इनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग तक शामिल हैं। इन गलियों में हाई सोसाइटी के नौजवान, स्टूडेंट और हर तबके के ग्राहक पहुंचते हैं। इन गलियों में चरस, गांजा, ब्राउन शुगर और एमडीएमए सब पुड़िया में मौजूद है। ड्रग्स के इस कारोबार का पता लगाने के लिए मैंने और मेरे साथी अजय ने उन लोगों से संपर्क किया जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। इनमें चाय, पोहे, पान की दुकानों पर काम करने वाले लोगों से लेकर कॉलेज के स्टूडेंट और ड्रग्स के दलाल तक शामिल थे। एक बार जब ठिकाने पक्के हो गए तो हम निकल पड़े इस स्याह सच्चाई का पर्दाफाश करने। ये भोपाल का बुधवारा इलाका है। चौक पर भोपाल की मशहूर हाजी साहब की लस्सी है तो आगे की तरफ उमराव दूल्हा मस्जिद। यहाँ पुलिस चौकी भी है लेकिन दिन में भी बंद। यहीं हमने अपनी बाइक लगाई। यहाँ से 100 मीटर दूर सामने मछली बाजार है तो पीछे ड्रग्स की मंडी। अपने अपने घरों के दालान में दुकानदार बैठे हैं, जवान भी, महिलाएं भी। ये इशारे से ग्राहकों को बुलाते हैं। जैसे ही हम पहुंचे पहले दुकानदार ने ही रोक लिया। हमने कहा पुड़िया है। वो 15 सेकंड में घर के अंदर गया, पुड़िया लाकर दे दी। ओरिजिनल है माल कितनी चाहिए? हम आगे पैदल ही बढ़े, दूसरी गली में घुसे। यहाँ 3 लड़के मिले। इनका इशारा तो सुनिए। थोड़ी बात की, पुड़िया मांगी, लेकिन तभी उन्हें कुछ शक हुआ। हमसे धमकी भरे अंदाज में कहा मोबाइल अंदर रख लो।
कहाँ से हो भाई? मैंने मोबाइल अंदर रख लेते आप। क्या हो गया? रख लो। ये मैंने बात संभालने की कोशिश की, माचिस मांगकर आगे बढ़ गया, लेकिन मेरे साथी को उन्होंने पुड़िया पकड़ा दी। यहाँ पूरी गली में कई लड़कों के हाथ में हमें थैलियां दिखी। यहाँ से आप गुजरेंगे तो ड्रग्स के दुकानदार हाथ से इशारा कर बुला ही लेंगे। सामने इतवारे की गलियों में हम घुसने ही वाले थे कि वो लड़के बाइक से हमारे पीछे हो लिए। उनका शक गहरा रहा था, इसीलिए हम भी वहां से आगे बढ़ गए। बाद में हम दूसरी तरफ से इतवारा पहुंचे। एक दलाल हमारे पास आया, मुंह बांधे हुए, टोपी चश्मा पहनकर। साफ लगा वो आवाज बदल कर बात कर रहा है। एक एमडी की पुड़िया के 20,000 रुपए मांगे। है माल एमडी कितने? 1 ग्राम। हाँ मिल जाएगा ना। कितने का? तुम बताओ कितना चाहिए तुम्हें? 1 ग्राम ही चाहिए। हाँ 20,000 रुपए। बहुत ज्यादा बोल रहे हो आप। नहीं भाई ये रेट चलता अपना 2 पूरे तुम्हारे मार्केट के अंदर। सही रेट बता दो। नहीं ये रेट चलता भाई, आपको फायदा तो ठीक है, नहीं तो बहुत करा के मेरे बहुत आते कॉलेज के बच्चे मेरे पास भाई दिन भर में। चरस? हाँ चरस भी मिल जाएगा। चरस दिखाओ तो, ओरिजिनल है कि नहीं आपके? अरे ओरिजिनल ऐसा कि आदमी पी के लेके हाँ लिया भाई माल। ये सफेद वाली क्या है? एमडी। हाँ और ये चरस? तुम्हें लेना है नहीं लेना बताओ? हमें खरीदना तो था नहीं, सिर्फ कैमरे में उड़ते भोपाल को दिखाना था। उसने खुद माना कि भोपाल में ड्रग्स फैक्ट्री के भंडाफोड़ के बाद सख्ती है। नहीं जाओ भाई, मत खाओ इधर का, टाइट माहौल चल रही है वैसे ही, चले जाओ जल्दी। अच्छा ये तो बता दो कि फोन पे ले लोगे? नहीं भाई कैश लेता हूँ मैं तो, कैश चाहिए मेरे को। थोड़ी देर बाद उसका शक गुस्से फिर धमकी में तब्दील हुआ। मुंह क्यों बांध के बात कर रहे हो? अरे वो मेरी हेडी का भाई, मैं वो बांधू कुछ ही बांधू, वो टाइट माहौल चल रही है। लो भाई जाओ इधर से, जाओ नहीं ले पाओगे तो भाई चले जाओ, मैं कह रही हूँ आपसे चले जाओ। जाओ इधर मत खड़े रहो। मैं जा रही है नहीं जा रही है, जल्दी निकल। यहाँ से हम सीधे शहर के वीवीआईपी इलाके 74 बंगले पहुंचे। यहाँ 74 बंगलों में मंत्री, वरिष्ठ आईएएस आईपीएस रहते हैं। ठीक उनके घर के नीचे चाय, नारियल पानी के ठेले और ठिये हैं। इनमें ही ड्रग्स का बाजार सजता है, लेकिन बिक्री पहचान पर होती है। वो काई के ले लेगा? कौन से लगे? जो काले जाले। अरे वो पीना बाबा, ज्वाइंट पीना बकायदा। लड़कियां पी रही हैं आजकल। कल एक लड़की मेरे से पूछ रही थी, वो यही मांगने लगी, हमको जो 100-200 रुपये का माल। चच्चा मैंने कहा इधर आओ। हाँ पहले हम इन दुकानदारों से बतियाने लगे, उन्हें भरोसा हुआ तो फिर वो ड्रग्स के अड्डों के बारे में और खोले। लड़के की व्यवस्था करा दे, मैं साहू क्या चले जाऊँगा। हाँ ये फोन ही डबल वाला है तो सबको लगता है कि पता नहीं क्या है। मैंने कहा देख वो खुद ही सेटिंग कर लेगा आपसे और तुरंत, मगर क्या है पहली बार में ऐसी लंबी डील नहीं करेगा वो। कहने लगे एमडी चाहिए तो डॉक्टर साहब के पास मिलेगी। सुनिए, इन्होंने शाम को उनके अड्डे पर ले जाने का वायदा किया। और एमडी के लिए एमडी के लिए मैं डॉक्टर साहब से बात करूँगा। कब बात करोगे? आन दो उनको 1 दिन में। तो और अभी नवरात्रि में छुट्टी पे आए होंगे, निषाद कॉलोनी में उनका घर है। हाँ यही आते हैं लगाते हैं। हाँ अभी के लिए तो अपन ले आए, अभी के लिए तो अपन ले आए। हमारे से और क्या है। 74 बंगले से हम बिट्टन मार्केट की तरफ बढ़े। यहाँ पान बीड़ी की दुकान, सामने पौश अरेरा कॉलोनी। एक बुजुर्ग सा शख्स हमें मिला। पहले यहाँ वहाँ की बात हुई, फिर वो मुद्दे पर आए। शुरू में नानुकुर की, बाद में चाय, फिर सीधे पुड़िया हमारे हवाले करने को तैयार हो गई। तो बाद में हूँ नहीं मोड़ा ही मिलता है ही नहीं है ना। मालिक नहीं कितना ज़्यादा चाहिए, थोड़ा ज़्यादा चाहिए। कितना 500-100 ग्राम। मगर अब नहीं है माल तो पता नहीं, खाली करना मगर पकड़ा गया था। कहाँ पकड़ा गया? अरे यहीं पकड़ते रोज ही पकड़ रहा है वो। ज्वाइंट। इन सब की बातों से पता लगा भोपाल में इनका सरगना कोई साहू जी है। और इससे अच्छा चाहिए जो बरखड़ी फाटक जाओ फिर साहू के बाद। बरखेड़ी पाठ। अच्छा महेश साहू।
साहू वो तो खत्म होगा, बाकी लड़कियाँ हैं। लड़की का तो 1000 रुपये, 500 रुपये, 50 रुपये, उसके पास कितना मिल रहा है? रंग महल के भाव इतना चाहिए मिल जाएगा, बाकी बात तो कुंटलों से मिल जाएगा। क्विंटल से? क्वालिटी बड़ी है, जिसके पास जितना चाहिए माल मिलेगा। जितना चाहिए मिलेगा। फिर भी अंदाज से अरे 10 कुंटल 10 कुंटल का माल है। सिर्फ गांधी गांजा? घर के अंदर। हाँ, गांजे गांजे। पुलिस सब जानती है, लेकिन पकड़ती क्यों नहीं, ये भी सुनिए। हाँ लगो टीआई को हफ्ता भर महीना बनाओ। महीना बना टीआई? टीआई का हाँ, उसका अपन को क्या जानकारी। 1000-2000 रुपये? अरे ज़्यादा कितना? ज़्यादा लेते हैं। 10,000? अरे ज़्यादा था। कितना? टीआई का महीना जा रहा होगा 50,000 उसके यहाँ टीआई का अगर, और ये रोज आने जाने वाले उनका अगर के जहाँ गया हूँ ना, उसके साहब के साथ गांजा पी चुका हूँ, तो बाद में पुलिस वाले आते अंदर जा रहे लाओ पैसे हो जाओ, फिर आपको कोई परेशानी नहीं करेगा। हमारे स्टिंग ऑपरेशन में यह साफ हुआ कि ड्रग्स का कारोबार भोपाल की हर गली मोहल्ले तक फैल चुका है। यहाँ पेडलर भी बेखौफ है और इन्होंने अपना नेटवर्क इतना मजबूत कर लिया है कि पुलिस उन्हें छूती तक नहीं। कार्रवाई होती भी है तो बस दिखावे की, और अगर हो गई तो ये कुछ दिनों में बच निकलते हैं। उनके चेहरे पर पकड़े जाने का खौफ नजर नहीं आता। साफ है, ड्रग्स का ये नेटवर्क भोपाल में तेजी से फैल रहा है। गरीब बस्तियों से लेके शहर की पॉश कॉलोनियों तक ये कारोबार तेजी से न सिर्फ फल फूल रहा है बल्कि अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि कब तक शहर की सड़कों पर ये जहर यूं ही बेचा जाएगा और ये कारोबार चलता रहेगा। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान और अजय शर्मा के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देश की सबसे बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ी गई। एनसीबी और एटीएस का कहना है कि 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स यहां तैयार हो रही थी। लेकिन जो सबसे बड़ी फिक्र की बात है कि असली सप्लायर कौन है, पुलिस वहां तक अभी नहीं पहुंच पाई है। दूसरी बात कि इसके लिए कच्चा माल कहां से आया, इसके खरीदार कौन थे, इसके बारे में भी बहुत कुछ मालूमात नहीं हुई है। और इसलिए हम इसे देश की, भोपाल की सबसे बड़ी ड्रग्स त्रासदी भी कह रहे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कहना है कि देश के सबसे बड़े ड्रग्स फैक्ट्री से उसने 1800 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी है। अभी तक हमने जितनी भी लैब्स ब्रस्ट की हैं, इसमें से ये सबसे बड़ी लैब है। इसकी कैपेसिटी मिनिमम ये डेली 25 किलो एमडी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। लगभग इतनी बड़ी फैक्ट्री थी। इसको इन्होंने 6-7 महीने पहले ही किराए पे लिया था और लगभग 2-3 महीने पहले इन लोगों ने वहाँ पे मशीनरी इंस्टॉल की और अभी वो रॉ मटेरियल मार्केट से खरीद करके इसको एमडी बनाने का प्रयास कर रहे थे। सूत्रों का कहना है कि अगर इस छापेमारी में 2 दिन की देरी होती तो ये ड्रग्स भी फैक्ट्री से बाहर भेज दी जाती। ऐसे में कुल मिलाकर 4000 करोड़ की ड्रग्स की बरामदगी हुई है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि एमडी ड्रग्स की कीमत विदेशों में अधिक होती है और जिस मात्रा में ड्रग्स बन रही थी उससे ये आशंका बढ़ गई है कि इसका बड़ा हिस्सा विदेशों में खपत के लिए भेजा जा रहा था। मिल जाएगा तो चाहिए। भोपाल में एनडीटीवी के स्टिंग ऑपरेशन से गली गली में चल रहे ड्रग्स के धंधे का भी खुलासा हुआ। पुलिस के कार्रवाई के बाद भी असली सप्लायरों तक पहुंच पाना चुनौती बना हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक चरस की सप्लाई नेपाल और बिहार के रास्ते होकर उत्तर प्रदेश के जरिए मध्य प्रदेश तक पहुंचती है। वहीं एमडीएमए जैसी खतरनाक ड्रग्स की सप्लाई राजस्थान के जोधपुर, पाली और जालौर से होती है। गांजे की सप्लाई ओडिशा, आंध्र प्रदेश और विशाखापट्टनम के रास्ते होती है। हालांकि बड़े और खतरनाक ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय छोटे मोटे गांजा सप्लायर्स पर कार्रवाई करके पुलिस पीठ थपथपा लेती है। जिस भोपाल में हमारे कैमरे में दर्जनों ड्रग्स पेडलर्स को कैद किया, वहां भोपाल पुलिस ने 2022 में मात्र 11 मामले दर्ज किए, वो भी गांजा बेचने के। 27 आरोपी गिरफ्तार किए और 285.67 किलो गांजा जब्त किया। 2023 में 10 मामले में 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 135.79 किलो गांजा जब्त हुआ। वहीं 2024 में 24 मामलों में अब तक 51 लोगों को पकड़ा गया है और 329 किलो से ज्यादा ड्रग्स जब्त किया गया।
भोपाल क्राइम ब्रांच द्वारा 36 किलो चरस का कंसाइनमेंट जो कि नेपाल से होकर बिहार के रूट से भोपाल लाया गया था, उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। इसी के साथ में 135 बॉक्स कोडीन युक्त कोरेक्स जो कि भोपाल से जब्त करने में जिसमें हमने 2 आरोपी गिरफ्तार करे थे। बड़ा कंसाइनमेंट था, उसको जब्त करने में सफलता प्राप्त की। इसके अलावा गांजे के क्षेत्र में इस साल में अभी तक कुल हमने 29 केस दर्ज किए हैं क्राइम ब्रांच में, जिसमें 74 आरोपी, जिसमें महिला पुरुष दोनों शामिल हैं, और लगभग 400 किलो की मात्रा में अवैध गांजा हमारे द्वारा जब्त किया गया है। भोपाल में ड्रग्स का कारोबार जितनी तेजी से फैल रहा है, उतनी ही तेजी से पुलिस की चुनौती भी बढ़ती जा रही है। हमारे भोपाल के यूथ तक ड्रग्स पहुंच रहा है, जो बहुत ही हानिकारक है, और अब यूथ का पूरा जो भी करियर है इसकी वजह से स्पॉइल हो रहा है। लोगों के घर उजड़ रहे हैं क्योंकि वो सारा अपना पैसा ड्रग्स जैसी घटिया चीज़ों में व्यर्थ कर रहे हैं। ड्रग्स तो बहुत इजीली पहुंच जा रहे हैं, तभी तो बन रहे हैं। और उसके बाद फिर ये है कि जैसा कि हम लोग रोज़ाना ही देखते रहते हैं, जो खाली जगह है जहाँ पर पुलिस की पहुंच नहीं हो पा रही है एक्चुअल में, उस कारण से वहाँ पर ड्रग्स का बहुत यूज़ हो रहा है अवैध तरीके से। सरकार को ऐसा करना चाहिए कि सबसे पहले फैक्ट्रियों को सील करनी चाहिए जहाँ से ड्रग्स आ रहे हैं, तो वहाँ से अगर सील कर दो तो मार्केट में आना बंद हो जाएगा। एनडीटीवी आपके साथ इस मामले पर नजर बनाए रखेगा, क्योंकि असली सप्लायर अब भी गिरफ्त से बाहर है। भोपाल से अजय शर्मा के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी। भोपाल में जो 1800 करोड़ रुपए की ड्रग्स फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है, इसके बाद जो एटीएस है, एनसीबी है, इसकी पूछताछ में कई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। पता लग रहा है कि इसका इंटरनेशनल नेटवर्क भी था, बिटकॉइन से भी इसमें भुगतान हो रहा था, और कई ऐसी बातें हैं। इसमें कुछ राजनीतिक रसूखदार लोगों के नाम भी आए हैं। कौन है वो और क्या कहना है विपक्ष का, जानते हैं इस पूरी कहानी में। भोपाल की इस फैक्ट्री से निकला 1814 करोड़ रुपए का एमडी ड्रग्स, और अब इस पूरे नेटवर्क के पीछे छिपे कई बड़े नाम भी सामने आ रहे हैं। इस कड़ी में सबसे अहम नाम है मंदसौर के हरीश आंजना का, जो राजनीतिक रसूख वाला बताया जा रहा है। आंजना ने पूछताछ में बताया कि ड्रग्स बनाने के उपकरण महाराष्ट्र से मंगवाए जाते थे और केमिकल गुजरात के वलसाड से आता था। इसके अलावा प्रेम सुख पाटीदार नाम के शख्स का नाम भी सामने आया है, जो ड्रग्स का मुख्य सप्लायर है। मंदसौर पुलिस ने इसके ऊपर 4 अपराध इसके ऊपर ऑलरेडी दर्ज है, और इसी आधार पर इसकी जमानत कैंसिलेशन के लिए लगाया गया था। प्लस जो भी पूर्व में ग्वालियर पुलिस को भी सहयोग किया गया था, जो ये नॉर्थ ईस्ट से माल लाया था, और ये केमिकल जो है वापी वालसाड जिला जो गुजरात में है, वहाँ से केमिकल आता था। और मशीनरी की भी पूछताछ जो की जा रही है कि जो बनाने के उपकरण थे वो संभवतः महाराष्ट्र से आते। हरीश के साथ हमें 4-5 मेन लोगों का नाम मिला, जिसमें एक प्रेम पाटीदार भी है, और इसके अलावा राजस्थान के भी कुछ लोग हैं जिनके जो इसके सरगना टाइप के हैं, उनका भी जानकारी मिली है। और जैसा पूर्व में मंदसौर पुलिस द्वारा और कार्रवाई की गई है कि इनके विरुद्ध हम सफेमा से लेकर और जो भी चीजें हैं वो कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक हरीश ने पूछताछ में राजस्थान के देवलजी में बैठे शोएब लाला को पूरे नेटवर्क का मुखिया बताया है। शोएब लाला के बाद सबसे अहम कड़ी था महाराष्ट्र का प्रकाश सान्याल बाने। 2017 में वो अंबोली महाराष्ट्र में 1 किलो ड्रग्स के साथ पकड़ा गया। 5 साल की सजा हुई। मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में वो ड्रग्स तस्करों के संपर्क में आया, जो बंद फैक्ट्री में ड्रग्स बनाते थे। उनके जरिए वो भोपाल के अमित चतुर्वेदी से संपर्क में आया। जेल में रहते उसने पूरी फंडिंग का प्लान बनाया और बाहर आकर पैसे जुटाए। ड्रग्स को बनाने का फॉर्मूला भी सान्याल को ही पता था, इसीलिए ड्रग्स बनाते वक्त वो भोपाल में ही रहता था। हरीश आंजना सियासी रसूख रखता है। कांग्रेस बीजेपी नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें आई। आंजना ही वापी से केमिकल लाता था और बाद में ड्रग्स खपाता था। भोपाल में रिटायर्ड पुलिस वाले का बेटा अमित चतुर्वेदी पेशे से केमिकल सप्लायर है। वो सान्याल बाने से मुंबई में मिला। इसी ने बगरोदा की फैक्ट्री किराए पर दिलवाई थी। लॉजिस्टिक्स संभालता था। मटेरियल और लेबर का इंतजाम भी अमित के पास ही था।
प्रेम सुख पाटीदार हरीश के संपर्क में था। ड्रग्स बनाने का सामान इसके ही जरिए भोपाल पहुंचा था। एसके सिंह ने आरोपियों को फैक्ट्री किराए पर दी। ये जमीन MPIDC ने किसी जयदीप सिंह के नाम से अलॉट की थी। एसके सिंह को जेल भेजा गया है और उसके खिलाफ जो है प्रॉपर अवहेलना की कार्रवाई की गई है। जयदीप सिंह के खिलाफ भी, एसके सिंह के खिलाफ भी, और यहाँ भी जो मकान मालिक है इसने सूचना नहीं दी, इसके खिलाफ भी कार्रवाई करें। MD यानी मेफेड्रॉन सिंथेटिक ड्रग्स है। इसे बनाने में पूरी तरह से केमिकल का इस्तेमाल होता है। ये केमिकल आसानी से बाजारों में मिल जाता है, पर इसे बनाना काफी मुश्किल होता है। कौन सा केमिकल किस अनुपात में मिलाना है, ये सिर्फ सान्याल ही जानता था। भोपाल से अजय शर्मा के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। ATS और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा के ड्रग्स की बरामदगी का दावा किया, लेकिन 72 घंटे बाद भी ऑपरेशन चालू है और उस फैक्ट्री के करीब ही एक गोडाउन से कच्चा माल पकड़ा गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी खेप में भोपाल में ड्रग्स या ड्रग्स बनाने का सामान आ जाता है और पुलिस सोई रहती है, आखिर कैसे? देश की सबसे बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री में नशे का इतना सामान था कि 18 लाख युवा इसकी लत में आ जाते। 72 घंटे बाद भी पुलिस इस फैक्ट्री के सिरे जोड़ती रही। मैं कुछ नहीं दे सकता, मैं संबंध में 1000 लीटर टोलविन मिला, जिसकी कीमत 24.51 लाख रुपए। 1600 लीटर एसीटोन मिला है, जो 7.2 लाख रुपए का है। ब्रोमीन की 42 बोतलें मिली हैं, जिनकी कीमत 4.62 लाख रुपए है। 100 लीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 200 किलो सोडियम कार्बोनेट पाउडर, सॉल्वेंट 240 लीटर, सोडियम कार्बोनेट 40 ग्राम, कास्टिक सोडा 60 किलो, मेथलामिन हाइड्रोक्लोरेट 50 किलो सहित दूसरा सामान मिला है, जिसकी कुल कीमत 60 लाख रुपए है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 350 करोड़ रुपए है। 3 दिन में 2100 करोड़ से अधिक की ड्रग्स सामग्री पकड़ी जा चुकी है। इस दुकान का जो मालिक है वो विष्णु पाटीदार है। इसने जुलाई में ये दुकान किराए पर ली थी स्टोर के रूप में। यहाँ पे ये स्टोर करता था और सीधा सीधा जो है अमित चतुर्वेदी का एग्रीमेंट था इस दुकानदार के द्वारा। तो ये साबित हो गया कि ये जो माल है यहाँ से जो हमने बरामद किया है और जो एनसीबी ने जो अपने प्रेस नोट में जो माल रॉ मटेरियल बताया हुआ है वो दोनों समान है। यानी कि इससे ये जो पूरा सामान है एमडी ड्रग बनाने के ही काम आता है और इसकी स्थानीय बाजार में अधिकतम कीमत हम मान लें तो 30 लाख रुपए तक है। और अगर ये एमडी में परिवर्तित हो जाता, अगर इससे पूरा उनका फाइनल प्रोडक्ट बन जाता तो ये कम से कम 200-300 करोड़ की कीमत का होता। फैक्ट्री सील करने के लिए कोर्ट से भी टीम पहुंची। मजिस्ट्रेट के सामने पंचनामा बना। फैक्ट्री में ड्रग्स बनाते इसका रिक्रिएशन भी किया। सारे आरोपियों से एनसीबी के भोपाल कार्यालय में ही पूछताछ की जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र में कई फैक्ट्रियों के बाहर बोर्ड पर जीएसटी नंबर लगे हैं। इन्हीं नंबर के नाम से अमित ने केमिकल की खरीदी की। पूछताछ में इस बात का भी खुलासा हुआ है। मामले में तस्वीरों वाली सियासत भी शुरू है। दरअसल मंदसौर से गिरफ्तार हरीश आंजना, जिस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत 4 अपराध पहले से ही दर्ज हैं, उसकी उप मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद के साथ तस्वीरें दिखाकर कांग्रेस सवाल पूछ रही है। कुछ ऐसे चेहरे भी सामने आए जो अभी पकड़े गए हैं, जिनमें से एक के बहुत करीबी संबंध बताए जा रहे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री जगदेव देवरा जी के साथ में। 4-5 अलग अलग जगह पर उनके साथ फोटो आई हैं, जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि उनके बहुत करीबी थे, उनके अच्छे परिचित थे। वहीं पुलिस का कहना है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने भी मोर्चा संभाल लिया है। अपराधी के साथ में अगर कोई फोटो है किसी के, तो मुझे लगता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो किसी भी जिम्मेदारी के पद पर हों, तो अनेक लोग आकर के फोटो खिंचाते हैं। फोटो खिंचाने से मुझे लगता है कि कोई अपराधी बच जाएगा। फोटो खिंचाने से कोई अपराधी बचेगा नहीं। उनके खिलाफ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। एटीएस की पूछताछ में आरोपियों ने यूके और दुबई तक ड्रग्स की खेप भेजने की योजना की बात स्वीकार की है।
आरोपी लेन देन के लिए क्रिप्टो करेंसी का भी इस्तेमाल किया करते थे। भोपाल से अमृतांशी जोशी, आकाश और अजय के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र के साथ खास बातचीत दिखाएंगे आपको। हमारे साथ अब एक ख़ास मेहमान है जिनसे हम एनडीटीवी ने जो खुलासा किया उस पर बात करेंगे। भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्रा। सर, बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी पर आपका। हमारा जो सबसे पहला सवाल ये है कि भोपाल में जो एनसीबी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, या फिर गुजरात एटीएस है, उसका दावा है कि देश की सबसे बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री को उन्होंने भांडाफोड़ किया है, उसको पकड़ा है। हमारे साथ अब एक ख़ास मेहमान है जिनसे हम एनडीटीवी ने जो खुलासा किया उस पर बात करेंगे। भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्रा। सर, बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी पर आपका। हमारा जो सबसे पहला सवाल ये है कि भोपाल में जो एनसीबी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, या फिर गुजरात एटीएस है, उसका दावा है कि देश की सबसे बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री को उन्होंने भांडाफोड़ किया है, उसको पकड़ा है। जहां तक हम जानते हैं कि भोपाल पुलिस भी इस मामले में जांच कर रही है, तो पहला सवाल आपसे यही है कि भोपाल पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? ड्रग्स को लेकर के पुलिस बहुत गंभीर है और लगातार कार्रवाइयाँ की गई हैं। अगर हम इस साल के कार्रवाइयों की बात करें तो इस साल लगभग भोपाल पुलिस ने अलग अलग तरह की कार्रवाइयों में 13 करोड़ रुपए से ज़्यादा के ड्रग्स जब्त किए हैं। बहरहाल इस मामले में, जिसमें आपने कहा यह सिंथेटिक ड्रग से जुड़ा मामला है, जिसमें सूचना आने पर तत्परता से पुलिस ने भी इसमें कार्रवाई की थी। इसमें खास बात है कि यह जो सिंथेटिक ड्रग्स है, सिंथेटिक ड्रग्स के साथ एक बड़ी चुनौती है, और इसमें सबसे बड़ी चुनौती है कि इसके जो केमिकल फ्यूज होते हैं, ख़ास तौर पे जो एसीटोन की हम बात करें या HCl की बात करें, ब्रोमीन की बात करें, ये सारे जो ड्रग्स हैं वो कोई भी ड्रग्स इसमें निषेधित नहीं है, यानी कि शेड्यूल्ड ड्रग्स नहीं है। इसलिए शेड्यूल्ड ड्रग ना होने से इसमें एक बड़ी समस्या है कि जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं उनको पहले से तय कर पाना कि किस लिए उपयोग होंगे बहुत मुश्किल है। समान तौर पे पुलिस फैक्ट्रीज की जांच नहीं करती है। समान तौर फैक्ट्रीज में जो केमिकल्स यूज होते हैं, जो उनका गोडाउन है, उसको पुलिस समानता जांच नहीं करती है। इसलिए कई बार प्रारंभिक दौर में ये चीज़ें पता नहीं चल पाती। ये पता तब चलती है जब अगर कोई ड्रग्स का उत्पादन हो और इन ड्रग्स के किसी छोर में, इस पूरी चेन में लगा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर पुलिस के हत्थे चढ़ जाए या पुलिस को सूचना मिले, या फिर एक सामान्य जो जांच होती है उस पूरी जांच की प्रक्रिया में कोई अनियमितता पाई जाए। इन दोनों स्थितियों में पता लगती है। अगर इसमें पहले से प्रोसेस न हो, यानी कि जितने केमिकल्स मैंने बताया जो जब्त हुए हैं,
इनको अगर प्रोसेस करके किया जाए तो यह एक सिंथेटिक ड्रग बनता है, लेकिन अगर इनको प्रोसेस ना किया जाए तो पूर्ववर्ती स्थिति में ये शेड्यूल ड्रग की श्रेणी में नहीं आती और पुलिस उनको अलग से अगर पाए भी तो कार्रवाई नहीं कर सकती। जैसे कि उसमें कास्टिक सोडा भी था और भी कई इसमें चीज़ें थीं जो सामान्य तौर पे अन्य 50 चीज़ों में, अन्य इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन से उत्पाद हैं उनमें इनका उत्पादन होता है। और सामान्य तौर पर हम देखेंगे तो इंडस्ट्रियल इलाके में इस तरह के सिंथेटिक ड्रग संबंधी समस्याएं आती हैं। इसलिए पुलिस की अब चुनौती है कि एक खासतौर पे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, संबंधित विभाग के साथ मिलकर के इसमें बाकी जो खाली गोडाउन है और इस तरह के जो संदिग्ध अगर कोई भी इस तरह की गोडाउन या खाली गोडाउन है उनकी जांच करेगी और कर भी रही है। सर, ये जो ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा हुआ, जिसको जैसा मैंने कहा कि एनसीबी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कह रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री है, इसके बाद एनडीटीवी की हमारी टीम ने भी भोपाल की गलियों में, फिर चाहे वो पॉश इलाका हो, 74 बंगले का, बिटन मार्केट का, अरेरा कॉलोनी का या फिर इतवारा में, मंगलवारा में, घूम घूम कर हमने जो ड्रग पैडलर्स हैं उनको अपने कैमरे में कैद किया है। खुलेआम आपको जो भी नशा चाहिए वहाँ पर मौजूद है। तो इसके बारे में और इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद मेरा सवाल ये है कि आप बार बार कह रहे हैं कि भोपाल पुलिस कार्रवाई करती है, तो फिर ऐसे लोग क्यों सक्रिय हैं? भोपाल की सड़कों पर इतने खुलेआम ड्रग्स की बिक्री कैसे हो रही है? पुलिस लगातार कार्रवाई करती है। इसमें बहुत सारे आरोपियों के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई की गई है। इसमें कई जगहों में पुलिस ने लगातार अभियान चलाया है। इसमें ऑपरेशन अंकुश चलाया गया है, जिसमें 55 बड़े आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं। जहाँ तक ड्रग्स की बात है तो ये सही है कि एक समस्या है, आज हर उभरते हुए बड़े शहर की एक बड़ी चुनौती है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। ड्रग्स के खिलाफ लगातार कार्रवाइयाँ भी होती रहती हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों से भी बराबर अपील करते हैं। इसमें हम लोगों ने स्पेशल यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी शुरू की है, जिस पर व्यक्ति अपनी पहचान गोपनीय रखते हुए सूचना दे सकता है, तत्काल कार्रवाई होती है। यह सही है कि इसके बावजूद भी कई जगहों पर संभव है कि कई जगह पर सुनसान गलियों में या सुदूरवर्ती इलाकों में ऐसी संभावना हो सकती है, लेकिन यह भी सही है कि जब भी इसमें सूचना आती है, जब भी जानकारी आती है, पुलिस तत्परता से कार्रवाई सुनिश्चित करती है। बिल्कुल। सर, एक और सवाल ये है कि जो बेचने वाले आरोपी होते हैं, हर आरोपी का एक खास तरह का मॉडस ऑपरेंडी होता है, जो बड़े सप्लायर हैं, तो क्या इनको ध्यान में रख करके कोई कार्य योजना तैयार की है ताकि इन पर अंकुश लगाया जा सके, जो बड़े सप्लायर्स हैं? जैसा कि हमने बोला कि जो ऑपरेशन अंकुश हम लोगों ने शुरू किया था, इसमें जो हेल्पलाइन नंबर दिया है, इसमें खासतौर पर व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाती है। उन्हें बताया जाता है कि अगर आपके क्षेत्र में, अगर आपके इलाके में, सुदूरवर्ती क्षेत्र में अगर कहीं लगता है कि कोई व्यक्ति इस तरह की अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है, किसी की संलिप्तता पाई जाए, तो आप तत्काल सूचना दें। पहचान गोपनीय रखी जाती है, पुलिस कार्रवाई करती है और उसमें तत्परता से कार्रवाई के बाद इसमें सजाएं भी मिलती हैं। कई बार इसमें जो कार्रवाइयाँ होती हैं उसमें कड़ी सजाएं भी न्यायालय से मिलती हैं। तो इन सारी चीज़ों का एक असर होता है। अगर हम देखेंगे तो लगातार इस तरह की गतिविधियाँ काफ़ी कम हुई हैं। ये सही है कि एक बड़ी समस्या है और अगर आप इस शहर की छोड़ दें, किसी भी बड़े शहर की लेंगे तो बड़ी और जो समाज के लिए सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण जो समस्याएं हैं उनमें से यह एक है, खासतौर से युवा पीढ़ी के समक्ष जो समस्याएं हैं, इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता। और इसमें सभी लोगों को तत्परता से, खासतौर पे पुलिस इसमें मजबूती से, एक बहुत अहम पहलू है, पुलिस तो मजबूती से कार्रवाई कर ही रही है, लेकिन खासतौर पे एक आम व्यक्ति को भी जब सूचना मिले, कहीं से जानकारी हो और खासतौर पे उसमें अगर दृढ़ता के साथ हो कि उसकी सूचना पे कार्रवाई होगी, तो जानकारियाँ आती भी हैं। मैंने जिक्र किया अभी शुरू में आपके कार्यक्रम में पूछा आपने कि अभी 13 करोड़ रुपये से ज़्यादा के ड्रग्स हम लोग पकड़ चुके हैं और ये सब यहाँ के लोगों की सूचनाएँ पर और स्थानीय जानकारी के आधार पर ही हुआ है। तो इसलिए पुलिस इस मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है और इस समस्या की भयावहता को समझती है, इसको लेकर के गंभीर है। सर, जैसा मैं पहले आपसे बता रहा था कि चाहे मंगलवारा हो, इतवारा हो, बिटन मार्केट हो या 74 बंगले हैं जहां पर मंत्री, कई सारे IAS IPS अफसर रहते हैं, तो क्या आप लोगों ने भी कोई ऐसी जगह चिन्हित की है जहां पर सप्लायर हैं जिन पर अंकुश लगाना बाकी है और यहां पर खास तरह की कोई एक्टिविटी हो रही है, जैसे कोई कॉलेज का इलाका हो, चाहे फिर ये VVIP इलाके हों, तो आप लोगों ने भी क्या कोई जगह ऐसी चिन्हित की है? इसमें कुछ क्षेत्र हैं ऐसे जहाँ पर इस तरह की समस्याएं रहती हैं। कुछ पुराने भोपाल के कुछ क्षेत्रों में इस तरह की शिकायतें आई हैं जिसमें कार्रवाइयाँ की गई हैं। कुछ और शहर के आउटर इलाकों में, कुछ सुनसान इलाकों में, कुछ पुराने खंडहरों में, कुछ ऐसे जगहों पर जहाँ लोगों का आना जाना ना हो, इस तरह की शिकायतें आती हैं। हम लोग इस तरह की शिकायतों के डायल 100 पे जो कॉल्स आते हैं, उस कॉल्स पे उस एरिया को चिन्हित करते हैं कि आखिर किस इलाके से इस तरह की खास कॉल जनरेट हो रही हैं और उनके गूगल लोकेशन के आधार पर उन इलाकों में भी हम नज़र रखते हैं और कार्रवाइयाँ करते हैं, हॉट स्पॉट चिन्हित करते हैं।
तो इस तरह के इलाके हैं और पुलिस की लगातार नज़र है और इसमें खासतौर पे पुलिस जनता से इसमें काफ़ी सहयोग के आधार पर काम करती है, क्योंकि बहुत सारी अगर सुदूरवर्ती और ऐसे जगहों पे जहाँ पे लोगों का आना जाना कम हो, जो शहर के बाहरी इलाका हो, उससे पुलिस कई बार सीधे कार्रवाई नहीं कर पाती है, कई बार सूचना नहीं रहती है। लेकिन इसमें अगर जानकारी आती है, सूचना आती है, तो पुलिस कार्रवाई करेगी, इस बात को सुनिश्चित किया जाता है। सर, एक और जो चिंताजनक पहलू हमें दिखा है वो ये कि कई महिलाएं हैं, कई बच्चे हैं जिन्हें इस कारोबार में लगा दिया गया है। क्या इनको ध्यान में रख कर के कोई कार्य योजना तैयार की जा रही है कि कम से कम इन लोगों को इस नशे के कारोबार से निकाला जाए, और खास करके जो छोटे बच्चे हैं इन पर ऐसी कार्रवाई ना हो जिससे इनका भविष्य खतरे में पड़ जाए? खास तौर पर यह आपका कहना सही है कि विगत में कुछ ऐसे गैंग्स भी पकड़े गए हैं। एक ऐसी चेन पकड़ी गई है जिसमें कई बार महिलाएं भी उसका हिस्सा रही हैं। कई बार इस तरह के तस्करी में, ड्रग्स में, खासतौर पे इसलिए कि महिलाओं को कई बार हम उन पे सोच नहीं पाते कि महिलाएं भी उसका हिस्सा होंगी, और कई बार जांच की प्रक्रिया से आसानी से निकल सकती हैं, ऐसा जो चेन में जुड़े लोग हैं उनका मानना होता है। लेकिन पुलिस ने लगातार उनको भी पकड़ा है, उनको भी चिन्हित किया है, और इसमें जहां पहचान सुनिश्चित हो गई है उसमें पुलिस ने कार्रवाई भी सुनिश्चित की है, और ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार पुलिस नज़र रख रही है। सर, ये एक बड़ा मामला है क्योंकि सीधी सी बात है, जैसा कि गुजरात ATS ने भी हमें बताया कि कोई अंतर्राष्ट्रीय रूट भी था या कई और राज्यों से भी कच्चा माल आ रहा था या यहाँ से बनकर ड्रग्स की सप्लाई हो रही थी। तो बाकी राज्य की जो एजेंसियाँ हैं, चाहे केंद्र की एजेंसियाँ हैं, इनसे आपको किस तरह से सहयोग मिल रहा है या आप इनको किस तरह से इनका सहयोग कर पा रहे हैं? बिल्कुल कर रही है। इसमें चूंकि सभी एजेंसीज हैं, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की, सबका उद्देश्य एक ही है, ऐसे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध जीरो बेस्ड पूरी तरह से किसी भी तरह का टॉलरेंस के बिना काम करना, उनका किसी भी तरीके से पूरी तरीके से प्रतिबद्धता के साथ काम करना। और अगर हम देखेंगे तो लगातार कार्रवाइयाँ हुई हैं और सभी जो एजेंसीज हैं वो बेहतर तालमेल के साथ काम कर रही हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल NDTV के स्ट्रिंग ऑपरेशन पर था। NDTV ने हकीकत बताई है भोपाल की सड़कों पर, लेकिन सब जानते हैं कि पूरे राज्य में इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं। लेकिन हमारा सवाल भोपाल के स्ट्रिंग ऑपरेशन पर है, क्या इसके बाद जिन जगहों को या जिन पेडलर्स को हमने चिन्हित किया है, क्या उन पर कार्रवाई में हम कोई तेज़ी देखेंगे? नहीं, लगातार हम लोग कार्रवाई करते रहे। अगर आप देखेंगे तो पिछले कई सालों में लगातार बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं। इसमें पुलिस की कई टीमें स्पेशल गठित हैं जो इसके खिलाफ काम कर रही हैं, क्योंकि आजकल अगर आप देखेंगे कई बार जो हमारी युवा पीढ़ी है इसका प्रभाव काफ़ी हो रहा है। जितने भी बड़े अपराध हैं, बड़े अपराधों में जो बड़े घटनाएं होती हैं, सनसनीखेज घटनाएं होती हैं, उसमें अधिकांश में ड्रग एडिक्ट होते हैं। इसलिए समस्या की भयावहता से पुलिस गंभीर भी है, इसे परिचित भी है, और अभी लगातार जैसी सूचना मिलती है इसमें कार्रवाइयाँ भी होती हैं। जैसा मैंने बताया कि जो इंडस्ट्रियल ड्रग्स की पूरा मैं रेखांकित करना चाहूँगा कि एक सीमा है, एक छोटी सी इसमें चुनौती है कि इंडस्ट्रियल ड्रग्स के जितने भी प्रोडक्ट जिनसे खासतौर पे सिंथेटिक ड्रग्स बनते हैं उसमें से 99% प्रतिबंधित नहीं है, शेड्यूल्ड ड्रग्स नहीं है, वो एक इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, वो एक उद्योगों में प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक पदार्थ हैं, और उनको पूर्व से प्रतिबंधित नहीं किया गया। उनको आम व्यक्ति भी अपने घर में रख सकता है। ऐसे में बड़ी चुनौती है कि अगर उनको ड्रग को अगर प्रोसेस कोई कर ले तो ड्रग में बदल जाते हैं। तो इसमें ये जानना जरूरी है, और ख़ासतौर पे इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस अगर कोई भी ऐसी छोटी छोटी जानकारी आती है उस पर संवेदनशीलता से काम करती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्रा, जिन्होंने तफसील से बताया है कि ड्रग पेडलर्स के ऊपर या भोपाल में जिस तरह की खुलेआम ड्रग्स की खरीद बिक्री हो रही है, इस पर पुलिस कैसे अंकुश लगा सकती है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में जो तस्वीरें हमने देखी हैं वो इस ओर इशारा नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें आश्वस्त किया गया है कि इन पेडलर्स पर कार्रवाई होगी और भोपाल एक तरह से ड्रग फ्री जो राजधानी है, देश की सबसे साफ़ सुथरी राजधानियों में शुमार है, ये तमगा उसको हासिल होगा ड्रग्स के मामले में भी। हम लगातार ड्रग्स पर बात कर रहे हैं और ड्रग्स पर बात करने के लिए जिम्मेदारों के पास पहुंच रहे हैं। हमारे साथ शिवपुरी के विधायक हैं देवेंद्र जैन। उनसे बात करते हैं कि वो ड्रग्स को कितना खतरनाक मानते हैं और समाज से ड्रग्स को दूर करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। देवेंद्र जी, NDTV से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। आप ये बताइए कि कहीं ना कहीं ड्रग्स कॉलेज कैंपस हो, स्कूल कैंपस हो, पहुँच रही है, लगातार पुलिस पकड़ भी रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पेडलर जो है कामयाब हो रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मैं जिस दिन से विधायक बना शिवपुरी में, मैंने अपने निजी सूत्रों से भी इस प्रकार के कुकृत्य में संलग्न जो भी असामाजिक तत्व हैं उनके बारे में जानकारी की, प्रशासन को बताया। मैं जहाँ तक समझता हूँ शिवपुरी हमारे जो SP हैं, कलेक्टर हैं,
उनने पूरी ताकत से कार्रवाई की है और मैं भी दृढ़ संकल्पित हूं कि मैं अपने कार्यकाल में शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार के ड्रग्स जो मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है, हमारी भावी पीढ़ी का भविष्य नष्ट कर सकते हैं, उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाएंगे। बिल्कुल। तो लेकिन ये जो लगातार पकड़ आ रही है, अब ड्रग्स तो आप लगातार देख रहे हैं पकड़ रहे हैं, तो फिर ड्रग्स जब पकड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सप्लाई तो हो रही होगी, तभी तो लाई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। इनके जो सूत्र हैं ज़्यादातर लोगों से पता पड़ता है कि ये राजस्थान के द्वारा, राजस्थान साइड से ही, क्योंकि कई अपराधी जो पकड़े हुए हैं वो उसी साइड के पकड़े हुए हैं। तो अब राजस्थान में भी आपकी सरकार है, ऐसे में अगर हम बात करें तो सरकार अगर दोनों कम्युनिकेशन बिठाएं तो क्या इन लोगों को रोका जा सकता है? नहीं, क्यों नहीं रोका जा सकता। इच्छा शक्ति, जब अधिकारियों की और प्रशासन की इच्छा शक्ति होती है तो ऐसा कोई काम नहीं है कि जिसको ना किया जा सके। जब बात अगर ड्रग्स की है तो फिर पक्ष जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनसे जानने की कोशिश हमने की। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो विपक्ष के विधायक हैं वो क्या कहते हैं। हमारे साथ में पोहरी के विधायक हैं कैलाश कुशवाहा जी, उनसे हम बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि ड्रग्स को लेकर के वो क्या कहते हैं। लगातार कुशवाहा जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। और हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार ड्रग्स पकड़ी जा रही है, तो फिर ड्रग्स पकड़ी जा रही है तो फिर लगातार इसकी सप्लाई भी कहीं ना कहीं हो रही है ना। मैं एनडीटीवी आपको पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि ये मुझे मालूम चला आपने भोपाल में बहुत बड़ा भंडाफोड़ अपनी रिस्क पर एनडीटीवी ने किया है और हम भी यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। और मैंने तो इनाम तक रखी है कि जो भी यहाँ वीडियो या ऑडियो द्वारा मुझे इसमें के सबूत देगा, ड्रग्स के सबूत देगा, तो मैं उनको इनाम दूंगा। और मैं कई लोगों को इनाम भी दिए, नाम मेरी मजबूरी में बता नहीं पाया क्योंकि उनकी जान को खतरा हो। भोपाल में पकड़ी गई है और ये बड़ी चिंता की बात है क्योंकि जिस तरह से वहां से पूरे देश के लिए नशा की सप्लाई की जा रही थी, एक दवाई के रूप में बना के की जा रही थी, उससे तमाम सारी अभी परतें खुलेगी। अब भोपाल में हमारे एनडीटीवी ने एक बड़ी आज एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी पेश की है कि किस तरह से नशा ग्वालियर में भोपाल के अंदर पॉश इलाकों से लेकर के और गरीब स्लम बस्तियों तक में कैसे पहुंचता है, उस पूरे रैकेट का उन्होंने पर्दाफाश किया है और कैसे ये नशा पूरे स्कूलों से लेकर सब दूर तक फैल रहा है। ग्वालियर भी इससे अछूता नहीं है। ग्वालियर में भी अगर हम देखेंगे तो नशे का कारोबार दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है और इस कारोबार में जब सबसे ज्यादा शिकार बच्चे ही होते हैं, स्कूली बच्चों पर इसमें टारगेट किया जाता है और हम देखते हैं कि गलियों में, पार्कों में, उसके आसपास तमाम स्मैक और नशे के आदि बच्चे घूमते पाए जाते हैं। तो ग्वालियर में भी इसका प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। हम ग्वालियर के लोगों के बीच में हैं और उनसे ही हम जानना चाहेंगे कि ये कितनी खतरनाक है। सर, भोपाल में तो एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया, ग्वालियर में आपको क्या लगता है कितना खतरा है इसका? निश्चित तौर पे आज की युवा जनरेशन जो है वो नशे की तरफ झुकाव उनको आकर्षित किया जा रहा है और इस पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, चाहे स्कूल हो या सामाजिक क्षेत्र की और जगह हो, वहाँ पे इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देना चाहिए। और ऐसा लगातार सुनने में आता है ग्वालियर में भी कि स्कूल, इसके आसपास पे विभिन्न तरीकों से नशों का कारोबार किया जाता है और हम सभी लोगों को मिलजुल के इसके खिलाफ एक मुहिम चलानी चाहिए और इसके विरुद्ध युवाओं को जागृत भी करना चाहिए। बिल्कुल, युवाओं को जागृत भी करना चाहिए। क्या लगता है कितना नुकसान हो रहा है इस तरह से ये नशे के कारोबार से? निश्चित रूप से देखा जाए तो युवा पीढ़ी के लिए ये वास्तव में ही बहुत ही दयनीय आवाज है। ये ऐसी हमें सबसे पहले तो क्या है कि प्रशासन को जगह जगह स्कूलों में जो प्रशासन की गाड़ियां हैं वहां खड़ी करनी चाहिए और देखना चाहिए कि असामाजिक तत्व जो हैं वो जो स्नैक्स और ये चरस जो लेके आते हैं इन पर रोक लगाई जाए और उनके माध्यम से जो बड़ा गिरोह है जब उसको हम पकड़ लेंगे तो निश्चित रूप से थोड़ा सा ये सुधार आएगा। बिल्कुल, बड़े गिरोह को पकड़ा जाना चाहिए। ये बताइए कि इसके पीछे केवल वही लोग हैं जो बेचने वाले या कोई बड़ा रैकेट काम करता है, बड़े लोगों का हाथ रहता है इसमें? पीछे से बड़ा रैकेट ही काम करता है। ये तो छोटी मछलियां हैं जिनको हम पकड़ने की कोशिश करते हैं या कुछ करते हैं और इनसे कुछ हासिल नहीं होना है। जैसे भोपाल में फैक्ट्री पकड़ी गई है, उसमें सभी बड़े रसूख वाले लोग थे और प्रशासन के साथ साथ माँ बाप को इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आजकल जो मैं देखता हूँ कि बच्चे सुबह का गया हुआ है
बच्चे और रात को 2-2 बजे तक आ रहे हैं। माँ बाप ये नहीं पूछते कि तुम कहाँ थे, कैसे थे, किसके साथ थे। तो ये मेरे को लगता है कि एक बहुत बड़ा कारण है। ये जो कारोबार ये लोग सबसे ज्यादा टारगेट किसको करते हैं और इसका अपराध से क्या संबंध है? क्या अपराध बढ़ रहे हैं इससे? इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो आपने हमारे साथी ने भी ये बात उठाई है कि नशे का और समाज का जो सरोकार है उस पर बातचीत बहुत कम हो रही है, क्योंकि जो नशा है एकांत मांगता है। भोपाल में 1800 करोड़ का जिस तरह से ड्रग्स पकड़ा गया है, एनडीटीवी ने जो ड्रग्स का कारोबार है उस पर खुलासा किया है। कटनी की में इसका कितना असर है यह देखने को आता है। बीच बीच में यहाँ पर हालांकि स्मैक और गांजा सहित अन्य गतिविधियों पर पुलिस जो है कार्रवाई करती है, जिसकी बात आती है, लेकिन युवाओं पर इसका कितना व्यापक असर पड़ रहा है, हम कुछ युवाओं से यहाँ बात करेंगे। ये बताइए कि नशा जो है कटनी में कितना फैल रहा है, किस तरह से फैल रहा है? सर, जैसा अभी देखा जाए वर्तमान सिनेरियो में सर, नशे की लत सर युवाओं में लग रही है और धीरे धीरे जो युवा हैं नशे की चपेट में आ रहे हैं। ये देखा जा रहा है। मैं खुद कॉलेजों में अभी अध्ययनरत हूँ, तो मैं अपने दोस्तों और आसपास के माहौल से देख के बता सकता हूँ कि सर युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं। सर, किस तरह का नशा दिखते हैं? सर, जैसे अभी गुटखा हो गया, खैनी हो गया और सर सिगरेट स्मोकिंग, और बहुत सारे लोग जैसे भागने टाइप के रहते हैं, गांजा वगैरह भी करते हैं सर। हाँ, तो चपेट में आ रहे हैं कहीं? सर आ रहे हैं कहीं न कहीं, युवाओं में ये सर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। सर, इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है जो कॉलेजों में पैर पसार रहा है? सर, ऐसा कुछ कहा तो नहीं जा सकता कि पर्टिकुलर कौन किस संदर्भ में किसका हाथ हो सकता है, लेकिन सर ये है कि युवाओं में अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है। सर, बिना जागरूकता के युवाओं का कुछ नहीं हो सकता। सर, मेरा मानना है सर कि इसके लिए कड़े जो नियम हो सकते हैं स्कूलों, कॉलेजों या कहीं भी ऐसी गवर्नमेंट संस्थाओं में, तो वहाँ से 100 मीटर 200 मीटर जो भी है उसमें पाबंदी लगा दी जाए, और जो भी कुछ है तो सर हो सकता है कि थोड़ा सा नशे ना आए। सर ये सर मेरा नाम हरिचरण चौधरी है। और ये हरिचरण चौधरी हैं, स्टूडेंट हैं, जो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो नशे का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है, काफ़ी युवाओं में आ गया है। हालांकि ये ज़्यादा बड़े शहरों में जिस तरह से हीरोइन और चरस वगैरह नहीं है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं स्मैक और गांजा और शराब वगैरह जो है इसका नशा करते युवा दिखते हैं। इससे समाज पर कितना असर देखते हैं आप, कितना पड़ता है? सर, इसका समाज पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आजकल हम देखते हैं सर कि जनरली जो लड़के होते हैं अपने स्कूल टाइम से ही वो नशे के आदी हो जाते हैं, और धीरे धीरे जब वो सर उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है शादी वाली, तब सर उनकी सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती है कि वो अपने परिवार को भी नहीं देख पाते हैं। तो सर ये मैं देख रहा हूँ कि लोगों पे इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है नशे का। तो इसके पीछे क्या लगता है कि इसको कड़ाई करना चाहिए, कौन है? भोपाल में ड्रग्स की सबसे बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़ होने के बाद एनडीटीवी ने खुलासा किया है कि कैसे ड्रग्स भोपाल के गली मोहल्लों तक में खुलेआम बिक रहा है। और आपको बताएं कि ड्रग्स वो नासूर है जो युवाओं की जिंदगी के लिए तो खतरा ही, साथ में देश के भविष्य के लिए भी सबसे बड़ा खतरा है। इस बारे में क्या सोचती है छिंदवाड़ा की जनता? हमारे साथ कुछ युवा वर्ग यहाँ पे मौजूद है जो कि क्या सोचते हैं आने वाले जो ड्रग्स का कारोबार जो फैल रहा है उसके बारे में। सबसे पहले आपका नाम बताओ। आदेश वर्मा। आदेश, ये बताओ कि जो भोपाल में सुना होगा कि ड्रग्स की जो फैक्ट्री का खुलासा हुआ और भोपाल में जो गली गली में जो ड्रग्स बिक रहा है, इसको लेके क्या सोचते हो कि क्या सिस्टम ये कमजोर है या ये ड्रग्स माफिया के जो लोग हैं इनके हाथ इतने मजबूत है कि सिस्टम में इन्होंने पेनिट्रेट कर लिया है? देखिए, सबसे पहले तो बोलना चाहूंगा नशा नाश की जड़ है, और ये जो 1800 करोड़ की फैक्ट्री पकड़ाई है, मैं तो समझता हूँ कि ये प्रदेश के और अन्य जिलों में भी ऐसी छोटी छोटी फैक्ट्री जो है वो काम कर रहे हैं लोग, और गली मोहल्लों में। ये राजधानी में अगर ये इतना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है तो बाकी शहरों में आप सोचिए, इसमें भी एनसीबी जो टीम आई है उनको काम करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि युवाओं को इससे बचना चाहिए। ये लोग तो, इनका तो काम ही है कि ये युवाओं को बिगाड़े, इनके तक नशा पहुंचाए, ताकि ये, और सिस्टम के लोग बिल्कुल मिले हुए, आप छिंदवाड़ा में हो या किसी भी छोटे छोटे शहरों में हो, नशे के सामान आपको कहीं भी मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। और तो लिहाजा कुछ लोग हैं हमारे साथ, और भी कुछ लोग मौजूद हैं। नाम बताइए अपना। लवी राय।
मतलब ये बताओ कि क्या लगता है कि जो ड्रग्स के जो जगह जगह पे अब खासतौर पे देख रहे हैं युवा वर्ग में काफी इन्होंने पेनिट्रेट कर लिया है, क्या लगता है सिस्टम कहाँ पे कमजोर पड़ रहा है इन चीजों को रोकने के लिए? सबसे मेन तो इनकी जो सप्लाई जो चेन है वो बहुत जम के फैल गई है और मेन के आसान हो गया है ये बच्चों तक पहुंचाना या सब लोगों के पास पहुंचाना बहुत ज्यादा आसान हो गया। तो ड्रग्स की सप्लाई अभी कितनी खतरनाक हो गई है? बहुत ज़्यादा हो गई। पहले तो बहुत टफ था, अब तो आजकल लोकल चैनल्स वगैरह सब एस्टैब्लिश्ड है और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का इन्वॉल्वमेंट भी है कहीं ना कहीं, वरना इतना वाला रैकेट इतनी ईजीली हो नहीं सकता। अभी रिसेंटली जियो सिनेमा पे भी 1-2 सीरीज़ आई, उसमें बहुत ज़्यादा, और आजकल ग्लैमराइज बहुत हो रहा है, युवाओं पे कितना असर पड़ रहा है इसका? बहुत ज़्यादा हो रहा है। इनफैक्ट मेरे कॉलेज के सामने इतने सारे बेसिक स्मोकिंग से स्टार्ट होती चीज़ें, तो फिर इंसान जाता है तो उससे बेनिफिट तो कुछ होगा नहीं। सरकार कोशिशें कर रही है कि जो ये पेडलर्स है चल रहे हैं जो बेच रहे हैं उनके रोकथाम के लिए पेडलर्स को रोकने की सरकार कोशिश करी। कहाँ तक ये रुका जा सकता है और कितना चुनौतीपूर्ण है? ईजी तो नहीं है, बट नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ही बहुत करप्ट है आज की डेट में। उनको ड्रग्स आएगा, सप्लाई आएगी तो वो खुद ही रीसेल कर देंगे, उसमें ही उनका बहुत प्रॉफिट है। उनकी सैलरी से 2 गुना 3 गुना वो कमा लेंगे। जो धंधा है ये खुलेआम चल रहा है, पेडलर्स जो खुलेआम शहर में घूम हाँ। रहे हैं। कभी आपके साथ ऐसा कोई वाकया हुआ है जिसमें आपको कभी ऐसी चीज़ों से काउंटर करना पड़ा हो? नो, बट मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ था, मतलब इसी वो DAVV तलस्कर में IT पार्क के सामने, वहाँ पे इनको सामने मतलब जस्ट भवर को वहाँ पे ऑफर करी गई थी। वो तो मतलब पुलिस वालों के सामने, इनफैक्ट बहुत पुरानी बात है मतलब, बट है। इस पे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? नशा जो मानव समाज के लिए दुष्प्रभावी है, यह हर घर को बर्बाद कर रहा है आज के समय में। ख़ास तौर पर युवाओं में यह ऐसा प्रभाव दिखा रहा है कि उनका कैरियर समाप्त होता जा रहा है। न जाने कितने माता पिता के जो अरमान हैं वो पानी में बहते जा रहे हैं। तो आज हम सीधी में हैं और कुछ युवाओं से बात करेंगे। बात ऐसा करेंगे कि अभी कुछ दिन पहले ही भोपाल में 1800 करोड़ की जो ड्रग फैक्ट्री है पकड़ी गई, अवैध रूप से संचालित हो रही थी। तो उसी के संबंध में बात करेंगे कि आखिर युवा जो वर्ग है हमारा इस नशा को लेकर के क्या सोचता है, उनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? शिवम शुक्ला। ये जो नशा है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये जो नशा है आज हमारे देश के युवाओं को उनके लक्ष्य से भटका रहा है। आए दिन कई ऐसे परिवार हैं जो नशा की वजह से टूट रहे हैं। नशा की वजह से समाज में एक दुष्परिणाम जा रहा है। एक तरफ तो सरकार नशा मुक्ति अभियान चलाती है और दूसरी तरफ नशा को बढ़ावा दे रही है। अभी हमारे प्रदेश में 1800 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। आखिर ये ड्रग्स आई कहाँ से? इससे पहले भी थी, क्यों नहीं जांच होती? आज बहुत ऐसे नशा के वो चल रहे हैं छोटे छोटे उसमें घरों में, जिसकी वजह से समाज में एक गलत मैसेज जा रहा है। अगर सरकार चाहे इसको रोकने से कई घर टूटने से भी बच जाएंगे। इसलिए हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि नशा जो है उसको बंद करने की कृपा की जाए। मध्य प्रदेश में किस तरह से ड्रग्स सप्लाई हो रहा है जिसका असर सीधा युवाओं पे पड़ रहा है। हम बात करें ऐसे युवाओं से जो जिनका कहना है कि ड्रग्स सप्लाई नहीं होगा तो आखिर युवाओं के पास जाएगा कहां से। हमारे साथ युवा हैं। क्या शुभ नाम है आपका? जयेश जी, किस तरह से आप ड्रग्स को देखते हैं, ड्रग्स की सप्लाई को देखते हैं, क्या बोलें इस मामले में? आजकल जो ड्रग्स की सप्लाई है वो बहुत इजीली अवेलेबल हो गई है मार्केट में, और इतने डीलर हैं कि इसका कोई मतलब है ही नहीं। मतलब बहुत सारे डीलर्स हैं, आपको इजीली हर जगह अवेलेबल हो जाएगा, नंबर है, कुछ भी। और सबसे ज़्यादा हब जो बना हुआ है नशे का वो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में अधिकतर यंगस्टर्स ड्रग्स कंज्यूम करते ही हैं, सुबह से शाम में, रात में। मतलब उनका पूरा दिन नशे में ही निकल जाता है, और अधिकतर उसको लेने के बाद उनमें आता है एग्रेशन के बाद फिर वो कुछ भी करने लगते हैं। इसलिए मर्डर होते हैं, सुसाइड्स होती हैं, बहुत सारे गलत काम होते हैं। तो इसलिए ये सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए और थोड़ी इन पे रोक लगानी चाहिए। ड्रग्स सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिए, सरकार को इन पर रोक लगाना चाहिए। किस तरह से आप ड्रग्स सप्लाई को देखते हैं, ड्रग्स नशे को देखते हैं? मुझे लगता है कि शहर के शासन प्रशासन दोनों इसके जिम्मेदार है, और राजनेता भी इसमें कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। क्योंकि जो भी अपन ड्रग्स देखते हैं, जो भी मिलता है, जो भी बेचता है, जो भी सेल करता है छोटे शहर में या छोटे कस्बे में, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन पार्टियों से, कहीं गुंडागर्दी इनसे टच रहता है। और नशा आज हमारे समाज के लिए कितना घातक हो चुका है इसे अब कहने की आवश्यकता नहीं है। नशे की पकड़ लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।
खास तौर पर उन युवाओं के लिए जो हमारी देश की भविष्य हैं। हमारे देश की जो भविष्य की पीढ़ी है, जो युवा है, वो कहीं ना कहीं नशे के बुरी तरह से गिरफ्त में आते जा रहे हैं। हमने देखा जिस प्रकार से भोपाल के अंदर एक बड़ी रैकेट की कार्रवाई हुई, 1800 करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े गए। लेकिन बात एक ड्रग्स की कार्रवाई की नहीं है या पकड़ने की नहीं है। जब तक सामाजिक जागरूकता नहीं होगी और हम आप सब मिलकर कहीं ना कहीं इसके प्रति सचेत नहीं होंगे, अपने बच्चों को सचेत नहीं करेंगे, अपने आसपास के लोगों को सचेत नहीं करेंगे, तब तक इस मुहिम को सफल होना मुश्किल है। हमारे साथ इस मुद्दे में सत्ता में बात करने के लिए आज तमाम लोग मौजूद हैं जो इस जगत में, इस फील्ड में लगातार वर्षों से काम करते चले आ रहे हैं। मेरे साथ हैं सतना के एडीपीओ थे धर्मेंद्र सिंह जी, जो लगातार कानूनी पहलू के ऊपर उनसे बात करके जानते हैं कि किस तरह से नशा जो है युवाओं में और इस प्रकार से क्या कर रहा है, क्या इम्पैक्ट आ रहा है। सर, नशे का तो यानी इम्पैक्ट बहुत ही ख़राब है जी। बच्चे इससे दिन भर आजकल इतनी सस्ते हो गए हैं नशे कि एक टैबलेट खाते हैं और पूरे 24 आवर्स नशे में रहते हैं जी। और उससे अपना शिक्षा दीक्षा सारी चीज़ें जी, अपना पूरा जीवन स्पॉइल कर रहे हैं। इस पे ज़रूर एक स्ट्रिक्ट कदम उठाया जाना चाहिए, जिससे और जागरूकता फैलाना बहुत आवश्यक है। और ख़ास तौर से जो लो कैटेगरी के, जैसे मतलब जो अशिक्षित समाज हमारा है जी, जो एक वंचित है, उसमें बेसिकली जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है।